सुशांत सिंह केस में एनसीबी की एसआईटी अब जांच कर रही है। करीब 4 घंटे से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी है। ड्रग्स कनेक्शन में आज रिया की गिरफ्तारी संभव हो सकती है। पूछताछ के बाद रिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा पहले से कस्टडी में है। रविवार को रिया से करीब 7 घंटे की पूछताछ हुई। ड्रग्स केस में अब तक 8 लोग एनसीबी की गिरफ्त में आ चुके हैं। तो करीब 4 घंटे हो चुके हैं। रिया चक्रवर्ती एनसीबी के पास है, पूछताछ जारी है और आज ये माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती भी गिरफ्तार हो सकती है। शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा पहले से पुलिस की गिरफ्त में हैं। कल भी 7 घंटे पूछताछ हुई थी और इस पूरी चेन में 8 लोग एनसीबी की गिरफ्त में आ चुके हैं। कंगना रनावत को सुरक्षा मिल चुकी है। कंगना को गृह मंत्रालय ने वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। 9 सितंबर को मुंबई आने पर विवाद हुआ था। 2 कमांडो समेत 11 सुरक्षाकर्मी अब कंगना रनावत की सुरक्षा करेंगे। सीआरपीएफ उनकी सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी। कंगना ने अमित शाह का आभार जताया। कंगना ने अमित शाह को ट्वीट के जरिए शुक्रिया अदा किया। कंगना बोली कि शाह ने देश की बेटी की लाज रखी है। वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद कंगना ने ट्वीट कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि यह प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूं। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। और इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र वांगू। बिल्कुल, आज सुबह ये पुष्टि हुई है इस बात की कि गृह मंत्रालय की तरफ से कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। ये सेंट्रल सिक्योरिटी उनके पास अब रहेगी और जहां भी वो जाएंगी वहां पे उनके साथ सुरक्षा साथ जाएगी, क्योंकि सीआरपीएफ जो है वो पूरे देश में उनको सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करेगी। इसी बीच ये भी खबरें थी कि कंगना जो है वो जल्द ही मुंबई जा सकती हैं। तो ऐसे में ये भी बताया जा रहा था कि कंगना को धमकियां मिल रही है, ऐसा कंगना ने दावा किया था। इसके बाद ये सुरक्षा उनको दी जा रही है, वाई श्रेणी की सुरक्षा। और अभी तक ये बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ की तरफ से उनको कभी भी सुरक्षा जब दी जाती है केंद्र की तरफ से, तो जाहिर तौर पर वो थ्रेट असेसमेंट के तौर पर दी जाती है, थ्रेट असेसमेंट के बाद दी जाती है। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियों को इस बात का अंदेशा था कि उनको खतरा हो सकता है, जिसके चलते ये थ्रेट परसेप्शन के लिहाज से ही वाई श्रेणी की सुरक्षा उनको फिलहाल दी गई है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद कंगना ने ट्वीट करके आभार भी व्यक्त किया है गृह मंत्री अमित शाह का। उन्होंने कहा है कि ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी का की आभारी हूं और वो चाहते तो हालातों को के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों में का मान रखा है, स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी है। ट्वीट किया है कंगना ने। हालांकि इसके बाद संजय राउत का भी ट्वीट आया, उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। सुशांत केस को लेकर कंगना रनौत और शिवसेना नेताओं के बीच में तल्खी बढ़ती जा रही है। अब इस मामले में केंद्र सरकार की भी एंट्री हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई है। इससे पहले शिवसेना ने कंगना रनौत का विरोध का फैसला किया था। कंगना 9 सितंबर को मुंबई पहुंचेगी। संजय राउत की धमकी के बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कंगना के विरोध का फैसला किया था। अब कंगना जब मुंबई एयरपोर्ट पर उतरेगी तो उनके साथ सुरक्षाकर्मी मौजूद होंगे। गृह मंत्रालय की ओर से दी जाने वाली वाई स्तरीय सुरक्षा में वो वीआईपी आते हैं जिनको इसके तहत 11 सुरक्षा कर्मी मिलते हैं। इनमें 1 या 2 कमांडो और 2 पीएसओ भी शामिल होते हैं। बीते साल ही केंद्र सरकार ने करीब 11 से ज्यादा लोगों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। यानी अब कंगना के साथ 1 या 2 कमांडो, 2 पीएसओ और अन्य पुलिसकर्मी होंगे। कुल जवानों की संख्या 11 होगी। सुशांत केस को लेकर कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच कुछ वक्त से विवाद चल रहा है। कंगना ने सुशांत मामले में लापरवाही और ड्रग्स कनेक्शन को लेकर मुंबई पुलिस पर आरोप लगाए, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार की ओर से निशाना साधा गया।
फिर शिवसेना नेता संजय राउत और कंगना के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। इसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कंगना के पुतले फूंके और मुंबई ना लौटने को कहा था, लेकिन कंगना ने कहा था कि वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंचेंगी, जिसे जो करना है वो कर ले। ऐसे में अब कंगना को सुरक्षा दी गई है। इससे पहले हिमाचल सरकार ने भी कंगना को सुरक्षा दी है। आतंकी संगठन बब्बर खालसा को लेकर बड़ी खबर सामने आई। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 नेताओं पर हमला करने की योजना थी। पंजाब में अपराध को अंजाम देने की साजिश थी। आतंकी दिलावर सिंह पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तारी के बाद जमानत पर जेल से बाहर आया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, क्या कुछ जानकारी निकल कर आई? इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। किस तरह की साजिश ये लोग रचने वाले थे? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आतंकियों पे जो आरोप लगे थे वो काफी संगीन थे और ये जो है पिछले कुछ समय से लगातार राजधानी दिल्ली में कुछ आर्म्स के तस्करों के साथ में संपर्क में थे और इस मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही थी। इसी बीच में जब उसको खंगाला गया, इस तमाम इनपुट्स को जब खंगाला गया, उसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि गिरफ्तारी के पहले स्पेशल सेल और उन दोनों आतंकियों के बीच में जमकर मुठभेड़ हुई, दोनों साइड से गोलियां चली। उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद में जानकारी मिली कि ये दोनों बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप के आतंकी हैं और इस मामले में जो हमारे सूत्र बताते हैं कि इन दोनों का जो ऑपरेशन था वो राजधानी दिल्ली में नहीं बल्कि पंजाब में होना था। पंजाब में 2 बड़े राजनेता इसके निशाने पे थे, जिसके खिलाफ ये लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार एक साजिश रच रहे थे। लेकिन वो कौन से राजनेता हैं इस मामले में अभी तक औपचारिक तौर पर जानकारी स्पेशल सेल के द्वारा नहीं दी जा रही है। और इसकी मुख्य वजह ये बताई जा रही है क्योंकि अगर वो नाम बताया जाएगा तो हो सकता है स्पेशल सेल का जो आगे का ऑपरेशन है वो उस पर असर पड़ सकता है। लिहाजा इस बात को काफी गंभीरता से देखा जा रहा है और नाम नहीं बताया जा रहा है। कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है और कुछ और बड़े ऑपरेशन किए जा सकते हैं। जी शंकर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति पर राज्यपालों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश के लक्ष्यों को नई शिक्षा नीति और व्यवस्था के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। हर किसी को ये नीति अपनी लग रही है। जो सुझाव लोग देखना चाहते थे वो दिख रहे हैं और नई शिक्षा नीति पर संवाद हो रहा है। ये शिक्षा नीति ज्ञान के साथ स्किल तैयार करेगी। का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसके अलग अलग पॉइंट्स पर भी 2 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए थे। यानी अभिभावक, छात्र छात्राएं, शिक्षाविद, शिक्षक, शिक्षा प्रबंधक, प्रोफेशनल्स सभी ने इसके निर्माण में अपना योगदान दिया है। इतना गहरा, इतना व्यापक, इतना विविधताओं से भरा हुआ मंथन के बाद अब ये जो अमृत निकला है, इसलिए ही अब हर और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वागत हो रहा है। नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि नई शिक्षा नीति में प्राचीन नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों की तर्ज पर बड़े और मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थानों और क्लस्टरों की स्थापना की अनुशंसा की गई है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च सेंटर यानी MERU की स्थापना की जाएगी, जिनका लक्ष्य विश्व स्तरीय गुणवत्ता प्राप्त करने का होगा। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों से प्रेरणा लेते हुए बड़े और मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालयों तथा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अथवा क्लस्टर्स को स्थापित करने की अनुशंसा की गई है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज अर्थात MERU की स्थापना की जाएगी,
जिनका लक्ष्य विश्व स्तरीय गुणवत्ता प्राप्त करने का होगा। इससे देश के हर हिस्से में बहुमुखी प्रतिभा वाले योग्य और रचनाशील युवाओं का विकास हो सकेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मेट्रो सेवा अनलॉक होने। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट में करीब 169 दिन बाद देश भर में कई शहरों में मेट्रो रेल का सफर शुरू हो चुका है। हालांकि जयपुर में मेट्रो सेवा शुरू नहीं की गई है, लेकिन दिल्ली समेत 4 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू कर दी गई है। कोविड-19 के दौर में नए बदलाव के साथ मेट्रो का सफर शुरू हो रहा है और इसमें क्या बदलाव देखेंगे, लोग क्या महसूस कर रहे हैं, ये भी हम आज आपको बताएंगे। देश भर के कई शहरों में कोरोना संकट की वजह से बंद पड़ी मेट्रो रेल सेवा सोमवार सुबह से शुरू हो गई। हालांकि संक्रमण के मद्देनजर स्टेशनों पर सैनिटाइजेशन के खासे इंतजाम किए गए हैं और पूरी तरह से फिट लोगों को ही निर्देशों के मुताबिक मेट्रो स्टेशन में प्रवेश दिया जाने वाला है। टीवी स्क्रीन पर आप दिल्ली एनसीआर, चेन्नई, बेंगलुरु और कोच्चि की तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम, नोएडा के अलावा लखनऊ में भी मेट्रो रेल शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। मेट्रो के खुल जाने पर लोगों ने अपनी खुशी का इजहार भी किया। बहुत बड़ी राहत मिली है मैडम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत धक्के खाए हैं बसों में। इसमें बोलने की बात ही नहीं बिना मेट्रो की दिल्ली अधूरी है, तो सबको पता है। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि सफदरजंग से नरेला तक ट्रैवल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। दिल्ली के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर अतुल कटियार के मुताबिक मेट्रो स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ हम अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, वहाँ हम दूसरी फोर्स का सहारा लेंगे और हम चीजों को ठीक लगेंगे। मेट्रो रेल की सेवाएं फिलहाल सीमित रखी गई है और चरणबद्ध तरीके से इसे पूरी तरह से खोला जाएगा। पूरी जांच के बाद ही लोगों को मेट्रो में यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। मतलब साफ है कि मेट्रो में सफर करना है तो घर से अतिरिक्त समय लेकर ही निकलना होगा। साथ ही 3 बातों का खास ख्याल रखना होगा। 3 चीजों को ध्यान में रखना है। मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजेशन करें और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अगर आप ये तीनों चीजें फॉलो करते हैं तो आपका सफर बेहद सुरक्षित होगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। लद्दाख के सरहद पर तनाव बरकरार है। चीन लगातार उकसावे भरी हरकतें कर रहा है, लेकिन उसकी चल नहीं रही। भारतीय जवानों ने जिस अंदाज में जवाब दिया है, उसके चलते चीन अंदर ही अंदर डर गया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जयपुर में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। बेखौफ अपराधियों ने पेट्रोल पंप मालिक की हत्या कर दी। बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग भी लूट लिया। वहीं फायरिंग और हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बदमाश आते हैं और हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं। घटना के बाद पुलिस ने शहर में नाकेबंदी करवाई और आरोपियों की तलाश में जुट गई। जानकारी के मुताबिक हत्या की वारदात सुबह करीब 11 बजे के आसपास हुई, जहां 2-3 बाइक पर सवार हथियारबंद बदमाश सीकर रोड पर कुकरखेड़ा मंडी के सामने ARG अपार्टमेंट पहुंचे। वहां पार्किंग एरिया में कार में मौजूद पेट्रोल पंप संचालक पर फायरिंग कर दी। बदमाशों ने जैन को गोली मारी और उसके पास से एक बैग लूटकर भाग निकले। भरतपुर पुलिस खनन माफिया के खिलाफ एक्शन में है। पुलिस ने खनन विभाग के साथ मिलकर अवैध खनन से भरे दर्जनों वाहनों को जब्त किया। पुलिस की कार्रवाई के बाद वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। स्थिति बिगड़े ना, इसको लेकर इलाके में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। भरतपुर में खनन माफिया पर शिकंजा, अवैध खनन से भरे कई वाहन जब्त किए गए हैं। कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप है। SP, DM, ADM समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे।
और अलवर में हत्याकांड का खुलासा हुआ। पति ने पत्नी की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। 12 अगस्त को पति ने यह हत्या की थी। नशीली पदार्थ देकर यह हत्या की गई थी। 14 अगस्त को भिवाड़ी में टुकड़ों में पत्नी का शव मिला था। एक सघन चेकिंग अभियान सातलका कॉलोनी में चलाया गया और दोपहर होते होते इसको हमने सघन आबादी लेबर कॉलोनी की आबादी इलाके से इस व्यक्ति को राउंड अप किया। इस मुकदमे के बारे में जो कि 14 अगस्त को लाश मिली थी उसके बारे में इससे पूछताछ की। सारी बात सामने आई। इसने पूछताछ में शुरुआत में जैसा कि आम अपराधी मना करता है मना किया, लेकिन जो विद्यमान एविडेंस थी, परिस्थिति जिनने साक्ष्य थे, उन सब के आधार के बाद इसने जुर्म स्वीकार किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।